विद्यार्थियों, आज हम अंकेक्षण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयों के निर्णय जो अंकेक्षण से संबंधित थे के बारे में अध्ययन करेंगे और इन महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत जो सामान्यतः विश्वविद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं संभवतः, वह मैं आपको बतला रहा हूँ। जिनमें प्रश्न संख्या 1, आयकर आयुक्त बनाम जीएम दांडेकर के मुकदमे का मुख्य बिंदु क्या था। तो ये एक प्रश्न है जो न्यायालय के द्वारा अंकेक्षण कार्यों के संबंध में दिया गया था कि आयकर आयुक्त बनाम जीएम दांडेकर के मुकदमे का मुख्य बिंदु क्या था। इसके प्रत्युत्तर में वेरी शॉर्ट के रूप में आप लिखेंगे, जीएम दांडेकर ने एक मोहम्मद एंड कंपनी के हिसाब किताब की जांच की। ठीक है ना। जीएम दांडेकर ने ए मोहम्मद एंड कंपनी के हिसाब किताब की जांच की तथा रिटर्न तैयार करके उसे प्रमाणित किया। बाद में आयकर आयुक्त को जांच में गंभीर अनियमितता मिली और आयकर आयुक्त ने जीएम दांडेकर पर केस कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अंकेक्षक के द्वारा एक संस्था, एक कंपनी का हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की और उन हिसाब किताब की पुस्तकों के आधार पर जो लाभ था उसके आधार पर रिटर्न फाइल की गई और जब उसे आयकर आयुक्त ने देखा तो उसे उसमें गंभीर अनियमितताएं मिली और उन अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप आयकर आयुक्त के द्वारा जीएम दांडेकर, जो कि एक अंकेक्षक थे, उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ठीक है विद्यार्थियों। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्नों के संबंध में किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के मुख्य तथ्य क्या थे। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में जो मुख्य तथ्य थे, किंगस्टन कॉटन मिल्स का मैनेजर कई वर्षों तक गबन करता रहा। जो मैनेजर है वह कई वर्षों तक गबन करता रहा। कंपनी की आर्थिक स्थिति को अच्छी बताने के लिए स्टॉक की मात्रा व मूल्यों को बढ़ाकर दिखाया, जिससे लाभ कृत्रिम रूप से बढ़ते गए और लाभांश का भुगतान पूंजी में से होता रहा। अंकेक्षक स्टॉक की जांच के लिए मैनेजर से प्राप्त प्रमाण पत्र पर विश्वास करके रिपोर्ट देते रहे। अंकेक्षक पर दावा किया गया कि उसने सावधानीपूर्वक कार्य नहीं किया, अतः अनुचित ढंग से चुकाई गई लाभांश की राशि का हर्जाना दे। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स के तहत विद्यार्थियों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो स्टॉक है, जो कर्मचारी है गबन करता रहा और स्टॉक की मात्रा व मूल्यों को बढ़ाकर एक प्रमाण पत्र देता था अंकेक्षक को। अंकेक्षक ने उस पर विश्वास किया और अंकेक्षक ने स्वयं स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी नहीं ली। अतः अंकेक्षक पर यह दावा किया गया कि उसके द्वारा उचित सावधानीपूर्वक कार्य नहीं किया गया, अतः अनुचित ढंग से चुकाई गई लाभांश की राशि का हर्जाना वह संस्था को दे। अगला प्रश्न इसी के संबंध में, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस का निर्णय क्या था। स्टॉक की गणना करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। जो स्टॉक है उसकी गणना करना अंकेक्षक की ड्यूटी में नहीं आता है। इस केस में अंकेक्षक ने मैनेजर पर विश्वास किया, जो कि उच्च चरित्र वाला योग्य व्यक्ति था। अतः संदेहास्पद परिस्थितियों के अभाव में अंकेक्षक यदि कंपनी के किसी उत्तरदायी अधिकारी के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है तो वह लापरवाही का दोषी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, अंकेक्षक यदि उत्तरदायी व्यक्ति जो है उसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर यदि विश्वास करके और अंकेक्षण कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया गया है पुस्तकों का और जो लाभ का मूल्यांकन किया गया है उसके लिए अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के
निष्कर्ष बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है विद्यार्थियों, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस। इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में जो हम देखते हैं कि अंकेक्षक को उचित सावधानी व चतुराई से काम करना चाहिए। दूसरा, अंकेक्षक कोई जासूस नहीं है। सशंकित होकर कार्य करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है अंकेक्षक को संदेहास्पद या संदेह की स्थितियों में रहकर कार्य करना उसका कर्तव्य नहीं है। और अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। ये हमने कोटेशन स्टार्टिंग के अंदर PDF के रूप में देखे थे। और एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है इसका, जो कि मैंने वीडियो तो यद्यपि नहीं दिया है बनाकर, मैं आगे बना के दूंगा आपको। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। अंतिम है, संदेहास्पद परिस्थितियों में अंकेक्षक को गहराई से जांच करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, यदि कहीं संदेह लगता है अंकेक्षक को या संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ही अंकेक्षक को गहराई से जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, आयकर आयुक्त बनाम GM दांडेकर के केस में क्या निर्णय दिया गया। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने पहला प्रश्न यही पढ़ा था, और हम देख रहे हैं कि निर्णय क्या दिया गया। अर्थात इस केस में आयकर आयुक्त बनाम GM दांडेकर, जो कि एक अंकेक्षक थे और अंकेक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया, उसमें किस प्रकार का निर्णय दिया गया। उत्तर स्वरूप में हम लिखेंगे कि निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी GM दांडेकर किसी ऐसे दुराचरण का दोषी नहीं है जिसके कारण वह चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का सदस्य रहने के अयोग्य हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब मुकदमा चला तो निर्णय दिया गया कि जो अंकेक्षक थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे GM दांडेकर जी, उनका कोई ऐसा दुराचरण का दोषी नहीं है रहे हैं उनके संपूर्ण करियर में, जिसके कारण उनकी सदस्यता भंग कर दी जाए और उन्हें सदस्य रहने के अयोग्य ठहरा दिया जाए। अगला है, लंदन एंड जनरल बैंक केस के मुख्य तथ्य क्या थे। एक ये नया केस है, लंदन एंड जनरल बैंक। बैंक ने ग्राहकों को बड़ी बड़ी राशि बिना पर्याप्त जमानत के ऋण के रूप में उधार दी, पर अर्जित ब्याज का लेखा पुस्तकों में कर दिया गया, जो कि वास्तव में कमी प्राप्त नहीं हुआ। अंकेक्षक ने लेखों में संशोधन करने का सुझाव संचालकों को दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और अंकेक्षकों ने अंशधारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया। यद्यपि अंकेक्षक को इसकी जानकारी थी, अतः बैंक ने कर्तव्य भंग के लिए अंकेक्षक पर मुकदमा किया। तो कहने का इस केस के अंदर विद्यार्थियों सबसे बड़ी चीज़ क्या थी लंदन एंड जनरल केस में, कि कंपनी के द्वारा बिना पर्याप्त जमानत लिए बड़ी मात्रा में राशि ऋण के रूप में उधार दी गई और अर्जित ब्याज का लेखा पुस्तकों में लेखा कर दिया गया, जो कि वास्तव में वह कभी प्राप्त नहीं हुआ था। अंकेक्षक ने संशोधन करने का सुझाव दिया था संचालकों को, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अंकेक्षक ने अंशधारियों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया। यद्यपि अंकेक्षक को इसकी जानकारी थी, अतः बैंक ने कर्तव्य भंग के लिए अंकेक्षक पर मुकदमा कर दिया। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, लंदन एंड जनरल बैंक केस के संदर्भित निर्णय के आधार पर कंपनी अंकेक्षक के 4 कर्तव्यों के नाम लिखिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लंदन एंड जनरल बैंक केस था, उसके संदर्भित निर्णय के आधार पर जो एक कंपनी अंकेक्षक के जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनके बारे में आपको बतलाना है, जिसके अंदर हम बतलाएंगे अंकेक्षक का कर्तव्य कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञात कर अंशधारियों को सूचित करना है। अर्थात अंकेक्षक का पहला मूल कर्तव्य है कि संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अंशधारियों को देना। दूसरा, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, एन ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट। अंकेक्षक को अपना काम यथोचित सावधानी एवं बुद्धिमत्ता
से करना चाहिए, जो कि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि अंकेक्षक को अपना कार्य पूर्ण सावधानी, चतुराई एवं बुद्धिमत्तापूर्ण करना चाहिए। और अंतिम, अंकेक्षक बीमक नहीं है और वह पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। अंकेक्षक कोई बीमक का कार्य नहीं करता है और वह पुस्तकों की सत्यता की गारंटी भी नहीं देता है। आगे इसी के अंदर विद्यार्थियों, अनुपम राय बनाम पी.के. मुखर्जी वाद की महत्वपूर्ण बातों का वर्णन कीजिए। कि जो अनुपम राय और पी.के. बनाम का जो वाद था, उसकी महत्वपूर्ण बातों के जो बातें थी, उस महत्वपूर्ण वाद का संबंध में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हमें बतलाना है। इस मुकदमे में न्यायालय ने पी.के. बनर्जी को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदार न होने के कारण दोषी ठहराया। इसमें जो निर्णय दिया गया उसमें जो ऑडिटर थे पी.के. मुखर्जी, उनके यहाँ जो कार्य करते थे आर्टिकल क्लर्क, उनके प्रति ईमानदार न होने के कारण दोषी ठहराया। न्यायालय ने मुखर्जी पर 4,000 रुपये का जुर्माना किया, जिसमें 2,000 रुपये अनुपम राय को दिए जाएंगे और 2,000 रुपये इंस्टीट्यूट को खर्चे के दिए जाएंगे। निष्कर्ष स्वरूप हमने लिखा है कि अंकेक्षक को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अंकेक्षक ने अपने जो आर्टिकल क्लर्क था, जिसको अंकेक्षण कार्य के लिए लगाया था, उसके प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, जिसके तहत उन्हें जुर्माना लगाया गया न्यायालय के द्वारा 4,000 रुपये। और इसमें से 4,000 रुपये अनुपम राय को दिए जाएं जो आर्टिकल क्लर्क थे, और 2,000 रुपये इंस्टीट्यूट को खर्चे के दिए जाएं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य के केस के तथ्य एवं निर्णय को संक्षेप में दीजिए। इसके रूप में हम लिखेंगे विद्यार्थियों व्याख्या में कि तथ्य क्या थे। तथ्य थे, उधार पर खरीदे गए माल को स्टॉक में शामिल कर लिया गया, लेकिन बीजकों का लेखा नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य, जो हमने क्रेडिट परचेज की थी उसको स्टॉक में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन जो इनवाइस है उनका लेखा नहीं किया गया। इस प्रकार स्टॉक को अधिक मूल्य पर दिखाया गया तथा डूबत ऋण के संबंध में भी पर्याप्त आयोजन नहीं किया गया। तो कहने का तात्पर्य, स्टॉक का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, और स्टॉक का मूल्य अधिक हो गया तथा डूबत ऋण जो बैड डेट्स है उसके संबंध में कोई पर्याप्त प्रोविज़न नहीं किया गया। इस कारण से लाभांश का पूंजी में से वितरण हुआ और अंकेक्षक पर लापरवाही के लिए अभियोग चलाया गया। तो कहने का तात्पर्य है, स्टॉक को बढ़ाने से लाभ की मात्रा बढ़ गई और लाभ की मात्रा बढ़ने के कारण लाभांश का पूंजी में से वितरण कर दिया गया, जिसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया गया। निर्णय स्वरूप, स्टॉक की गणना करना एवं मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है जब तक कि उसे कोई संदेहात्मक बात नहीं लगे। कहने का मतलब, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसका मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कार्य नहीं है जब तक कि उसे कोई संदेहास्पद बात नहीं लगे। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त आयोजन के लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अंत में विद्यार्थियों हम देखते हैं अंतिम प्रश्न आज के हमारे वीडियो के अंतर्गत, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य मुकदमों का निष्कर्ष क्या है। तो ये विभिन्न मुकदमे हैं जो सामान्यतः परीक्षा के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो किंगस्टन कॉटन मिल्स का है, जो अक्सर पूछा जाता है और इसका विस्तार पूर्वक हम कल अध्ययन करेंगे। आज ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतलाई। और अंतिम प्रश्न, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं
अन्य मुकदमे का निष्कर्ष क्या है? अंकेक्षक कपट व गलतियों के विरुद्ध बीमक नहीं है। दूसरा, स्टॉक की गणना करना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। यदि अंकेक्षक द्वारा उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य न करने के कारण देनदारों व लेनदारों की सही स्थिति तथा बीजकों के आगे ले जाने के प्रयासों का पता नहीं लगाया जा सकता, तो इसके लिए उसे लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि अंकेक्षक को ही अंकेक्षण कार्य करने के पश्चात प्रत्येक कार्यों के लिए उसे कोई सत्यता का, काट्य सत्यता का प्रमाण पत्र नहीं देता है कि वह संपूर्ण पुस्तकों में जो लेखांकन किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कल हम इन केसेस के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स का और फिर दूसरा लंदन एवं जनरल बैंक का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में देखें और यदि कोई शंका संदेह हो किसी भी प्रश्न उत्तर के बारे में तो मेरे से वार्तालाप करें। धन्यवाद बहुत बहुत।